आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करेंगे, यानी हल करेंगे इसका। और ये आने वाले एग्ज़ाम जो है 2026 का, जो नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि JCRT के द्वारा 3 मॉडल सेट दिया गया है, इसमें से हम पहला मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, यानी तीनों का हम हल करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे और चांसेस है कि अगर यदि आप ये सॉल्यूशन को देख लेते हैं, हल कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर आने वाला है। क्योंकि अगर यदि इतना क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा नंबर आएगा आप लोगों को। मैं तो ये गारंटी नहीं देता हूँ कि 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को आने वाला है। इसलिए ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं और बारी बारी से इसको देखें। क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है, जिस तरह से आपके फाइनल एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा, उसी अनुरूप इस मॉडल पेपर को बनाया गया है और JCRT के द्वारा बनाया गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं और इसका पैटर्न क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ मैं जानकारी देता हूँ आप लोग को नॉलेज के लिए। और हम लोग यहाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 80 होगा, जो लास्ट ईयर भी यही था। समय 3 घंटा होगा और इसमें से टोटल क्वेश्चन जो आएगा आप लोग को, पूरे क्वेश्चन में जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी आएगा उसमें 52 क्वेश्चन आने वाला है। हालांकि 52 टोटल नहीं लिखना है, सिलेक्टेड होता है, लेकिन टोटल 52 आएगा। उसमें से सेक्शन ए जो होगा उसमें 30 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस होगा और प्रत्येक का नंबर जो होगा 1 नंबर होगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहने का अर्थ है कि MCQ जो होता है वो अगर यदि आप करेक्ट कर लेते हैं सही तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 31 से 38 तक 2 मार्क्स का रहेगा। फिर सेक्शन सी जो है ये 3 मार्क्स का आएगा और क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक रहेगा। फिर उसी प्रकार से सेक्शन डी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें 47 से लेकर 52 तक और इसका मार्क्स होगा 5, यानी 5 मार्क्स का ये पूछेगा, 5 मार्क्स का आएगा ये। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है क्या रहने वाला है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए करेंगे और इसमें 30 क्वेश्चंस है, इसको बारी बारी से देखेंगे। अगर आप तीनों सेट कर लेते हैं मॉडल सेट तो आपको अच्छा खासा नंबर आने वाला है फाइनल एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बना के रखा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, और यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है मैं दोनों ही भाषा में किया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आसानी से इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान क्या होता है। तो ढलान कहने का मतलब स्लोप है, स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, उसका स्लोप कैसा होता है। तो इसका आंसर जो होगा
सी होगा, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। और नीचे से ऊपर की ओर आने यानी ऊपर से नीचे की ओर जो स्लोप होता है उसका खास रीजन क्या है, तो उसका खास रीजन है कि आप देखेंगे कि सपोज दैट हम यहाँ एक ड्रॉ करते हैं, इधर पर देखेंगे इस तरह से एक्स एक्सिस रहता है और इधर वाई एक्सिस होता है, अगर ग्राफ आप ख्याल करेंगे तो। और इसका जो कर्व जो होता है ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से होगा, है ना। तो इस तरह से इसका ढलान होता है ऐसे करके। इधर वस्तु यानी कॉम एक्स को लेते हैं, कॉमोडिटी एक्स, और इधर रहता है कॉमोडिटी वाई, यहाँ पर वाई होता है, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग पीपीसी कर्व बोलते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, पीपीसी। और ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर झुका होता है। ऊपर से नीचे की ओर झुका होने का रीज़न है कि दो वस्तु है, उसमें से अगर यदि एक का मात्रा को यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो दूसरा का मात्रा को कम करना पड़ता है, इसीलिए ये जो है ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर जो होगा करेक्ट हो गया सी। नेक्स्ट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या शामिल है, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसमें क्या इंक्लूड है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट, छोटी छोटी इकाइयाँ, स्मॉल यूनिट, व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण और उपयुक्त में सभी। तो क्या सही होगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब है यहाँ हम लोग छोटी छोटी इकाई का भी अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाई का करते हैं और व्यक्तिगत मूल्य का भी निर्धारण करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। इसलिए इसको टिक मारेंगे, आप लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी उपरोक्त में सभी, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, इसमें व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, यानी विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम एन इकोनॉमी ऑफ एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ नीचे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सुटेबल प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिया हुआ है संसाधनों का आवंटन, क्या ये सही है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, तो ये सभी का सभी जो होता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी को हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में शामिल करते हैं। क्योंकि जो भी साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, सीमित होने के कारण उसका आवंटन, यानी आवंटन कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यानी एलोकेशन, और उसका कुशलतम उपयोग जो होता है, इफिशिएंट यूज जो होता है, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और विकास भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए ये तीनों का तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सामान्यतः उदासीन वक्र, उदासीन वक्र कहने का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। यहाँ पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, क्या वृत्ताकार होता है, क्या ई आकार का होता है, या फिर मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, या डी है मूल बिंदु की ओर अवतल। तो उत्तल अवतल को बढ़िया से समझना है, नहीं तो एग्जाम में गलती हो सकता है। तो हालांकि यहाँ पर इसका आंसर सही है, मूल बिंदु की ओर उत्तल, कन्वेक्स टू ओरिजिन, है ना। तो इसको ध्यान से देखना है। जो इंडिफरेंस कर्व जो होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व
कैसा होता है। तो यहाँ देखें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, एक सेकेंड, इस तरह से इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ खींचेंगे। इंडिफरेंस कर्व की बात है, पर इस तरह से होता है। इधर वस्तु x होता है, यानी अभी जस्ट देखे थे हम लोग कॉम x, और इधर कॉम y, यानी इंडिफरेंस कर्व हमेशा उपभोक्ता को सभी बिंदु में समान संतुष्टि देता है, और इसका कर्व जो होता है आप देखेंगे तो इस प्रकार से कर्व इसका दिखाई देगा, इस तरह से, ऐसे। थोड़ा सा ड्रॉ सही नहीं हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया, लेकिन एक और हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस तरह से होगा। तो कॉनकेव कन्वेक्स कहने का मतलब है, यहाँ पर थोड़ा सा एक और दूसरा ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ इस तरह से। तो कन्वेक्स कहने का मतलब है कि हमारा ये जो है ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु, और इधर उठा हुआ है ये वाला, तो ये जो ये पोर्शन जो है उठा हुआ है, इसलिए इसको उत्तल यानी कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर यही कर्व उल्टा होता, जैसे हम लोग पीपीसी कर्व में देखते हैं, तो दूसरे उल्टा साइड से होता है, इसलिए वो कनकेव होता है। तो कन्वेक्स मतलब उठा हुआ इधर है, इसलिए इसको उत्तल बोलते हैं। उठा हुआ मतलब उत्तल, और अवतल हो जाता है पीपीसी कर्व, इसलिए ये बात को ख्याल रखना है। तो मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, उत्तल, यानी ये जो पोर्शन है यहाँ पर देखेंगे, ये जो भाग है ये इधर की ओर उठा हुआ है, इसलिए ये हो गया उत्तल। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये बिंदु सी होगा। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः मांग वक्र की ढलान होती है, यानी यहाँ आ गया मांग वक्र, यानी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो उसका स्लोप कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक, कैसा होता है। तो मांग वक्र ऑलवेज जो होता है ऋणात्मक होता है, बात को ख्याल रखेंगे। ऋणात्मक क्यों होता है, तो अभी जो ऊपर में हम लोग ड्रॉ किए थे लगभग उसी तरह का ग्राफ इसका भी होता है। मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर झुका होता है, और ऊपर से नीचे की ओर झुका होने का वजह है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है। स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, इसलिए ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने का मतलब है कि जब कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। ये इसका मेन रीजन है, इसी के वजह से हम लोग इसको, मांग वक्र का जो ढलान है वो नेगेटिव स्लोप होता है ऑलवेज। तो नेगेटिव स्लोप होने का रीज़न है कि जो प्राइस होता है और डिमांड जो होता है, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जिसके वजह से इसका जो स्लोप होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चाहे ये किसी तरह से पूछ दे ये क्वेश्चन, तो आप लोग को आंसर देना है कि इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होगा। यहाँ उसका मैं रीजन भी दिया हूँ, देखिए यहाँ मांग और मूल्य और मांग की मात्रा के बीच में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, यानी ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, जिसके चलते इसका जो ढलान होगा मांग वक्र का वो ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगिता संबंधी, यानी उपयोगिता संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया हुआ है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, लाभदायकता, क्या ये लाभदायकता है, नैतिकता है, मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि है, हालांकि सही यही है, और उपयुक्त में सभी।
तो उपयोगिता जो होता है हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, इसलिए आंसर जो होगा सी होगा, करेक्ट है ना। सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी हम लोग का वांट्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। यानी उपयोगिता जो होता है उसका अर्थ ही होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है उसी को हम लोग उपयोगिता कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है। आवश्यक यानी नेसेसरी गुड्स, ख्याल रखना है, यानी नेसेसरी गुड्स जो होता है उसका मांग किस प्रकार का होगा, उसका लोच कैसा होगा, क्या शून्य होगा, क्या असीमित होगा, इकाई से कम होगा या इकाई से अधिक होगा, तो क्या होगा। तो आवश्यक संबंधी जो वस्तु होती है उसका जो लोच होता है इकाई से कम होता है। इकाई से कम, यानी इकाई से कम कहने का मतलब क्या हुआ, यानी ईडी इज लेस देन 1, तो ईडी इज लेस देन 1 कहने का मतलब है इसका जो लोच है बहुत कम हो गया। बहुत कम मतलब लगभग बेलोचदार हो गया, उसको बोलते हैं। यानी जो भी आवश्यक वस्तु होती है उसका लोच लगभग बेलोचदार होता है, यानी लोग उसकी मांग करते ही करते हैं, इसलिए इसको हम लोग इकाई से कम मानते हैं। आवश्यक वस्तुओं की मांग मूल्य में परिवर्तन से बहुत कम प्रभावित होती है। वही चीज हम एक्सप्लेनेशन में भी लिखे हुए हैं, यानी लगभग बेलोचदार होता है, यानी खाने पीने दवा इत्यादि का जो कीमत होता है उसके कीमत में वृद्धि होने पर भी लोग उसकी मांग करते हैं और करना पड़ता है क्योंकि वो आवश्यक वस्तु है। नेक्स्ट, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, यानी उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन किसका होता है, तो कीमत का होता है, उत्पादन के साधनों का होता है, कुल व्यय का होता है, इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसका आंसर सही है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कहने का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहने का मतलब यहाँ यदि आप लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े होंगे तो ख्याल होना चाहिए, अगर P लिखते हैं या O लिखते हैं, O भी लिखा जाता है, तो फंक्शन ऑफ हम लोग लिखते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, इस तरह से डॉट डॉट जो भी होता है, तो यही प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसमें उत्पादन के जो साधन है ये सभी को हम लोग उत्पादन का साधन बोलते हैं। उत्पादन के साधन जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, ये सभी जो होते हैं उत्पादन के साधन हैं, तो उसका जो फलन होगा उत्पादन के साधन होगा। नेक्स्ट, मौद्रिक लागत में कौन सा शामिल है, विच इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, स्पष्ट लागत, एक्सप्लिसाइड कॉस्ट, निहित लागत, इम्प्लिसाइड कॉस्ट और उपयुक्त में सभी। तो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि मनी कॉस्ट बोला गया है, इसलिए स्पष्ट है, इसलिए हम लोग इसको स्पष्ट लागत बोलते हैं, है ना। मौद्रिक लागत में वे लागत शामिल होती हैं जिनका वास्तविक भुगतान किया जाता है, यानी वास्तविक रूप में जिसका हम लोग पेमेंट करते हैं उसी को हम लोग स्पष्ट लागत कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 10 मजदूर मेरे यहाँ काम किया, उसको पेमेंट किए मंथली या साप्ताहिक या दैनिक जो भी है, तो उसका भुगतान करते हैं, तो रियल में वो भुगतान होता है, इसलिए उसको हम लोग स्पष्ट लागत, वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, बीमा का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत, कारखाने का किराया। तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, हालांकि आंसर इसका कच्चे माल की लागत है, ये सही है।
तो ये जो बीमा का प्रीमियम है ये फिक्स्ड कॉस्ट है यानी स्थिर लागत है, ये भी स्थिर लागत है, ये भी स्थिर लागत है। इसका मतलब ये जो है कच्चे माल ये स्थिर लागत नहीं है, ये इसको परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। यानी 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि अन्य सभी बातें समान रहें और किसी वस्तु की कीमत 5% बढ़ जाए यानी वृद्धि होने पर उसकी आपूर्ति यानी पूर्ति यानी सप्लाई 6% बढ़कर हो जाए तो आपूर्ति की कीमत लोच क्या होगी, यानी उसका मान क्या होगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, इसका फार्मूला जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, इसका होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। तो वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है और कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। यानी इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ES यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मतलब वस्तु की मात्रा को क्वांटिटी बोलते हैं, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आप ऊपर में देखिए, यहाँ जो है कीमत में परिवर्तन कितना है, तो कीमत में परिवर्तन है 5% और मात्रा में कितना है यानी पूर्ति में तो 6%। तो ऊपर में हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा, इसलिए ES इक्वल टू हो जाएगा 1.2, मतलब ES इज ग्रेटर देन 1 यानी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। ये इसका आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अल्पकालीन शॉर्ट पीरियड में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म बोला गया है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का मतलब होता है छोटा उद्योग। उसका हानि यानी लॉस कौन स्थिति में होगा, तो यहाँ 4 कंडीशन दिया हुआ है। क्या MR इक्वल टू MC होगा तब होगा। सेकंड ऑप्शन है MR इज ग्रेटर देन MC। थर्ड ऑप्शन है प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। डी है प्राइस इज ग्रेटर देन AC। तो क्या होगा, तो शॉर्ट पीरियड में जब कीमत जो है औसत लागत से कम हो जाए, वैसा स्थिति में लॉस होने की संभावना रहती है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी जो है प्राइस इज लेस देन AC, मतलब मूल्य जो है औसत लागत से कम हो जाएगी, यानी प्राइस कम हो जाएगा, औसत लागत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, जब मूल्य औसत लागत से कम होता है तब फर्म को हानि होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि किसी वस्तु की बाजार मांग डी है और बाजार पूर्ति S है, तो बाजार का संतुलन किस स्थिति में होगा, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला D इक्वल टू S, B है D माइनस S इक्वल टू 0, C है D डिवाइडेड बाय S इक्वल टू 1 और ऑप्शन D है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा D होगा। कैसे होगा, सो यहाँ थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे तो मार्केट का जो स्थिति होता है, संतुलन का जो स्थिति होता है, वो कंडीशन होता है D इक्वल टू S,
यानी जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम यानी संतुलन का स्थिति होता है, यानी बाजार संतुलन वहाँ पर हो जाता है, बाजार संतुलन। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तब तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ए सही है और ये भी सही है। ये कैसे सही है? तो यहाँ देखिए 0 है, यानी दूसरा का हम ये पहला हो गया, तो ये तो सही है ही। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा में है डी माइनस एस इक्वल टू 0। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं डी इक्वल टू एस? यदि इसको हम लोग इधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी सिचुएशन यही आएगा, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है डी डिवाइडेड बाय एस इक्वल टू 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा डी इक्वल टू एस, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हुआ। तो ऐसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, तो आप लोग जानते हुए रहेंगे कि डी इक्वल टू एस होता है, तो ऐसा कंडीशन में गलत टिक लगा दीजिएगा। इसलिए सारे ऑप्शन को अच्छा से देखना है। हड़बड़ में क्या होता है कि हम पहला ऑप्शन देखें कि हाँ सही है, टिक मार दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक आपूर्ति की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति होती है, यानी अगर यदि एक्सेस सप्लाई हो जाए, एक्सेस सप्लाई की बात है, यानी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा, अधिक आपूर्ति यानी पूर्ति हो जाए, तो उस स्थिति में किसी वस्तु की कीमत का क्या प्रवृत्ति रहेगा, क्या टेंडेंसी होगा उस समय? तो पहला ऑप्शन है बढ़ना, टू इंक्रीज। दूसरा ऑप्शन है घटना। तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहना यानी अनचेंज। और चौथा है ऑल ऑफ दीज, है ना। तो हालांकि यहाँ ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, यानी घट जाएगा, आपूर्ति अधिक होगा। तो उसके पीछे रीज़न है कि अगर यदि अधिक आपूर्ति होती है तो कीमत घट जाती है। ठीक है, उससे ज़्यादा फिर आपूर्ति नहीं हो सकता है, एक्सेस यदि सप्लाई हो जाएगा तो, इसलिए कीमत घट जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, मार्केट का सवाल है। फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश एवं निकास की स्थिति में बाजार मूल्य बराबर होता है। फर्म जो होता है एक प्रकार के छोटा उद्योग होता है, उसका फ्री एंट्री एंड एग्जिट की स्थिति में बाजार का कीमत यानी प्राइस क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, यानी न्यूनतम औसत लागत। मार्जिनल मतलब सीमांत लागत, मिनिमम सबसे कम हो जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कुल स्थिर लागत। मिनिमम एवरेज कॉस्ट यानी कम से कम औसत लागत, है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा मिनिमम एवरेज कॉस्ट होगा, न्यूनतम औसत लागत होगा इसका सही। क्यों होगा? तो दीर्घकाल में मूल्य जो होता है न्यूनतम हो जाता है, औसत लागत के बराबर हो जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाता है? ये जो एक फिगर दिया गया है इसमें क्या दर्शा रहा है? तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए कि क्या दर्शा रहा है। यहाँ पर यहाँ एक्स एक्सिस इस तरह से दिया है, इधर वाई एक्सिस है, यहाँ डी है, मांग है। ठीक है, तो क्या दर्शा रहा है? पहला ऑप्शन है हाईली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, है ना। तो क्या दर्शा रहा है यहाँ? तो आप लोग, हालांकि आंसर यहाँ बी होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ थोड़ा सा जानकारी रखना है कि जब भी अगर ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाता है
तो ऐसा स्थिति में पूर्णतः लोचदार मांग होता है, प्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो पूर्णतः लोचदार यानी ऐसी स्थिति में ईडी जो होगा शून्य हो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन में, तो इसलिए यह पूर्णतः लोचदार होता है। ये मांग की लोच का एक प्रकार है। अगला प्रश्न आता है, एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फर्म्स इन मोनोपोली? यानी मोनोपोली एकाधिकार में फर्मों का संख्या कितना होगा? तो मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब ही होता है एक, सिंगल। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा एक होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है? स्थिर पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। कैपिटल मतलब पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब डिप्रेशन मतलब मूल्यह्रास, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें से सभी। तो अगर यदि पूंजी का उपभोग हो रहा है तो वहाँ डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी क्षति हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इसलिए आंसर जो होगा बी होगा, मूल्यह्रास होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। स्थिर पूंजी का क्षय को मूल्यह्रास कहा जाता है और उसका कमी को हम लोग मूल्यह्रास बोलते हैं, यानी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिस बाजार संरचना में केवल दो फर्म है, कितना हो? दो, टू फर्म्स होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या मोनोपोली कहते हैं, क्या डिओपोली बोलते हैं, ओलिगोपोली बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा डिओपोली होगा। द्वय अधिकार, यानी जिसमें दो कंपनियों या फर्मों का अधिकार हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्वैध अधिकार, डिओपोली। टू फर्म होता है इसमें। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? द्वितीयक क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर में कौन शामिल है? तो ध्यान से देखिए, पहला है इंश्योरेंस, दूसरा है विनिर्माण, तीसरा है व्यापार, चौथा है बैंकिंग। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग इसमें शामिल करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। तो यहाँ विनिर्माण होगा। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? यानी ये जो चार ऑप्शन है इसमें किससे संबंधित है? पहला है खुले बाजार की क्रियाएं, दूसरा है कर, तीसरा है लोक ऋण, चौथा है सरकारी व्यय। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ये सब तो नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन ए आएगा, खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें क्या होता है, खुले बाजार की क्रिया में सरकार या आरबीआई जी बोले, वो अपने सरकारी बॉन्ड फंड ये सब को बेचने लगती है बाजार में लाकर, है ना। तो ये आरबीआई का एक मौद्रिक नीति है ऋण को नियंत्रित करने का। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंसियन मल्टीप्लायर स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, केंसियन गुणक, मल्टीप्लायर मतलब गुणक होता है, किनके बीच स्थापित संबंध स्थापित है? किनके बीच संबंध स्थापित है, यानी कौन कौन सा टर्म है, यानी गुणक के बीच में क्या क्या शामिल होता है? तो पहला ऑप्शन है निवेश और आय, दूसरा ऑप्शन है आय और उपभोग, तीसरा ऑप्शन है बचत और निवेश, तो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। इस जो भी केन्स का जो सिद्धांत था वो निवेश और आय से रिलेटेड था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी निवेश गुणक बोलते हैं उसको हम लोग,
आय और निवेश के बीच में संबंध बतलाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण में मध्यवर्ती वस्तु है? यानी गेहूं जो है, नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसका मध्यवर्ती वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु कहें तो रॉ मटेरियल। तो क्या गेहूं का प्रयोग चापाती में होता है, बिस्किट में होता है, ब्रेड में होता है, या इनमें से सभी में होता है? तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर डी जो होता है, सभी होता है। यानी मध्यवर्ती वस्तु कहने का मतलब है उसको यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बनता है खाने लायक, उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वस्तु। ये तो यहाँ जितना दिया हुआ सब अंतिम वस्तु है। चायपत्ती को भी हम लोग खाते हैं, बिस्किट को भी खाते हैं, ब्रेड को भी खाते हैं, इसलिए इनमें से सभी है ना। अगर यहीं रहता कहीं पर आटा दिया हो रहता है तो उसको आटा को तो डायरेक्ट नहीं खाते हैं, इसलिए वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाता है। तो ये सब सभी फाइनल वस्तु है। तो गेहूं से सारे चीज बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, यहाँ बोला गया है कि कुल मांग के प्रमुख घटक हैं। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल कंजम्पशन यानी व्यक्तिगत उपभोग, बी है पब्लिक कंजम्पशन सार्वजनिक उपभोग, सी है निवेश, और इनमें से सभी। तो यहाँ जो है आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये सारे जो हैं कुल मांग के प्रमुख घटक हैं। यानी इसका फॉर्मूला ही होता है एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी होता है प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन में हम लोग देखें तो सी है उपभोग है, निवेश है, सरकारी उपभोग नहीं है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट है, उपभोग है ना। तो यहाँ पर जो है 2 उपभोग यहाँ मेंशन हो रहा है, एक सार्वजनिक भी है और उपभोग भी है। तो इसलिए शायद यहाँ आंसर गलती से लिखा गया था, इन्वेस्टमेंट लिखा गया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा सभी हो जाएगा, सभी इसका होगा आंसर। तो इसलिए इसको हम लोग ऑप्शन डी को करेक्ट मानेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है यदि एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 हो और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ हो तो अर्थव्यवस्था में आय सृजन होगा, यानी आय सृजन यानी इनकम कितना होगा? तो पहला ऑप्शन है 5 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 100 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 200 करोड़, और चौथा ऑप्शन है 500 करोड़। तो यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ वर्क होगा, और मल्टीप्लायर यानी गुणक जो होता है, यहाँ एक फार्मूला होता है, यानी के बराबर 1/1 माइनस MPC होता है। ये गुणक का फार्मूला है, और इसी फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 माइनस MPC दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर माइनस करेंगे तो 0.5 ही बचेगा। यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10/5 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 2 आया। तो 2 आ गया, और निवेश है 100 करोड़ है,
तो 100 गुना 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना कर देंगे, गुणक 2 है इसलिए y यानी इनकम बराबर हो जाएगा 100 गुना 2 मतलब 200 करोड़ होगा, यानी 200 करोड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 200 करोड़ यानी ऑप्शन सी होगा इसका सही। तो कॉपी में नोट कर लेंगे, इसी तरह से इसको आप लोग को सॉल्व करके देखना पड़ेगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, अपर्याप्त मांग डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं इसको, के लिए सही उपाय कौन सा है। डिफिशिएंट डिमांड का मतलब अल्प मांग, कम मांग के लिए क्या उपाय हो सकता है। राजकोषीय उपाय होगा, मौद्रिक उपाय होगा या दोनों होगा। तो इसमें सही आंसर जो होगा सी होगा, दोनों ही उपाय सही है इसका, राजकोषीय भी होता है और मौद्रिक उपाय भी होता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ बजट का प्रकार दिया गया है, इसमें से कौन सबसे सुटेबल होता है आर्थिक विकास के लिए, अर्थव्यवस्था का विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा सबसे अच्छा होगा। तो पहला ऑप्शन है घाटे की बजट, डेफिसाइट बजट। दूसरा है संतुलित बजट, बैलेंस बजट। तीसरा है अधिशेष बजट, सरप्लस बजट। और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसमें सबसे सुटेबल जो है ऑप्शन ए है, घाटे का बजट। क्यों है, तो जब तक घाटे का बजट पेश नहीं किया जाएगा तो डेवलपमेंट का वर्क नहीं हो सकता है। अगर यदि कोई सरकार संतुलित बजट पेश करती है, इसका मतलब डेवलपमेंट का काम ही रुक जाएगा, सब चीज़ ठीक ठाक है, समझ लिया जाएगा, सब अच्छा है। सरप्लस बजट मतलब हो गया, अगर हम लोग बचत बजट पास कर लें तो भी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विशेष तौर पर, इसलिए सबसे सुटेबल जो है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, जो व्यय यानी 28 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। यानी ऐसा व्यय जो सरकार के संपत्ति का निर्माण में कोई रोल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कह सकते हैं। राजस्व व्यय बोलेंगे, पूंजीगत व्यय बोलेंगे या दोनों बोलेंगे। तो क्या हो सकता है, तो दोनों तो नहीं होगा, पूंजीगत तो एकदम नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उसको बोलते हैं राजस्व व्यय। नेक्स्ट है बजट में इंक्लूड, बजट में क्या शामिल हो सकता है, क्या क्या शामिल होता है। तो पहला ऑप्शन है राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है प्राथमिक घाटा, इनमें से सभी। तो ये सभी चीज है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी, सभी को शामिल किया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम चैप्टर का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है दृश्य वस्तु का निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात। दूसरा है दृश्य व अदृश्य वस्तुओं का निर्यात माइनस आयात। तीसरा ऑप्शन है दृश्य वस्तु का आयात माइनस दृश्य वस्तुओं का निर्यात, और नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, वस्तुओं दृश्य वस्तुओं का निर्यात और माइनस हो जाएगा अदृश्य वस्तुओं का आयात, है ना। विजिबल गुड्स, विजिबल गुड्स मतलब जो हम लोग देख और छू सकते हैं उसको विजिबल बोलते हैं, और एक इनविजिबल भी होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे सेवा, सेवा वगैरह जो होता है वो सबको नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है समाप्त हो गया। सेक्शन ए यहीं पर समाप्त हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी देखते हैं और इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो आप लोग जब देखते हैं उस समय थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग देख पाएंगे। और बारी बारी से देखेंगे तो और
अच्छा से समझ में आएगा। तो ये तो पहला मॉड्यूल है। अभी इसको हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है, प्रतिस्थापक वस्तु जिसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं तथा पूरक वस्तु में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में आता है। तो किसको बोलते हैं? प्रतिस्थापक यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। तो प्रतिस्थापक वस्तु ऐसी वस्तु होती हैं जो एक दूसरे का स्थान पर उपयोग किया जाता है, यानी एक दूसरे के बदले हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे चाय और कॉफी दोनों प्रतिस्थापक है। कैसे है? चाय और कॉफी लगभग एक ही टाइप का पेय पदार्थ है, इसलिए दोनों सेम टू सेम है। जैसे आप लोग और भी यूज ले सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और भी उदाहरण समझ सकते हैं यहाँ पर। तो चाय कॉफी हो गया, और भी एक आध उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं कोलगेट पेप्सोडेंट, कोलगेट हो जाएगा, और पेप्सोडेंट, दोनों से हम लोग मुंह साफ करते हैं, पेप्सोडेंट, है ना। ये ले सकते हैं थम्स अप्स, कोको कोला, ऐसा हो सकता है। लाइफ बॉय यानी लक्स और लाइफ बॉय हो सकता है, इस तरह का वस्तु हो सकता है, उसको हम लोग प्रतिस्थापक बोलते हैं। दूसरा है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु क्या होता है? तो पूरक वस्तु का मतलब होता है यदि एक वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरा वस्तु का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कलम और स्याही, बिना कलम का बिना स्याही का कलम नहीं चलेगा। कार पेट्रोल हो जाएगा, कार पेट्रोल हो सकता है ना। तो इस तरह का कुछ एग्जाम्पल हैं जो पूरक वस्तु का उदाहरण है। नेक्स्ट 32 देखते हैं हम लोग। मांग के नियम के अपवाद, मांग का नियम का अपवाद क्या है? एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ख्याल रखना है, समझने के लिए हम बता देते हैं, हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो मांग का नियम कहता है कि अगर वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। लेकिन यदि उससे उल्टा काम करे, है ना, उल्टा काम करे, यानी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाए, कीमत घटने पर मांग घट जाए, तो उसको हम लोग मांग का नियम का अपवाद बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा वस्तु आ सकता है ना। तो इसके अंतर्गत गिफेन गुड्स आता है। गिफेन यानी घटिया वस्तु। प्रतिस्थापक वस्तुएं हो सकती है, प्रतिष्ठा की वस्तु, सॉरी, प्रतिष्ठा मतलब जो लोगों को समाज में मान प्रतिष्ठा, लोगों को ऐसा फील होता है कि हम ऐसा कुछ सामान लें कि हमको समाज में सम्मान मिले, ऐसा वस्तु जो होता है मांग का नियम लागू नहीं होता है उसमें। भविष्य मूल्य परिवर्तन हो गया, है ना। अगर कोई वस्तु का जो कीमत है ना, लोगों को ऐसा पता चल जाए कि आने वाले कुछ दिन में बढ़ने वाला है, तो लोग उसको वर्तमान में खरीदने लगता है, या घटने वाला है तो भविष्य में जाके खरीदेगा। तो इस तरह लोग आशा रखता है, तो ऐसे वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है। कोई आपातकालीन हो गया, आपात स्थिति आ गया, युद्ध आ गया, या ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, तो वहां पर मांग का नियम कभी भी लागू नहीं होता है, तो उसको हम लोग मांग के नियम के अपवाद बोलते हैं। ठीक है। यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग और भी बुक में अच्छा से देख सकते हैं। पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन शॉर्ट आंसर है, और ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, आपूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं? आपूर्ति मतलब पूर्ति, उसका लोच क्या है? तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको डिफाइन कर देना है ना, और फॉर्मूला दे दीजिए, चाहे तो एक उदाहरण भी दे सकते हैं, है ना। तो आपूर्ति लोच का मतलब क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण आपूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को ही हम लोग आपूर्ति लोच या पूर्ति की लोच कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन होती है,
उसी को हम लोग पूर्ति की लोच भी कहते हैं। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अभी जस्ट थोड़ा सा ऊपर में हम लोग कहीं पर लिखे थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हिंदी में कहें तो मांग की मात्रा, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन या वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और सूक्ष्म मतलब व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है। हालांकि यहाँ एक ही पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इसका कई सारे पॉइंट हैं, तो उसमें से कम 2 बिंदु आप लोग को दर्शाना होगा, है ना। तो यहाँ तो मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग को अच्छा से सजा के लिखना है ना, क्योंकि उतना डिटेल बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में यहाँ लिखे हैं। तो ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र और इसका दोनों का 2 हम बता ही देते हैं यहाँ पर। पहला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म मतलब व्यष्टि हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत रूप से, जैसे एक व्यक्ति की आय, व्यय, लाभ, हानि, मांग, पूर्ति, उसको हम लोग व्यक्तिगत इकाई बोलते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में, जैसे कुल आय, राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल हानि, कुल लाभ, ये सब यदि कुल वर्ड आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पॉइंट, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है, यानी एक एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन होता है ना, और उसमें जो होता है पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें वस्तु और सेवाओं का उत्तम उपयोग करना है, यानी इसका मतलब प्रयोग जो होता है सही ढंग से किया जाता है ना, और उसमें जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का निर्धारण होता है। तो ये बात आप लोग देख लीजिएगा, बुक में पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मुद्रा के कार्य क्या हैं। तो मुद्रा के कार्य तो काफ़ी हैं, मतलब कम से कम 5-6 कार्य है। उसमें से मेन जो कार्य है वहाँ यहाँ कम से कम दे देना है। तो मुख्य कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम है। मुद्रा जो है 1 नंबर में विनिमय का माध्यम है, यानी किसी भी वस्तु का लेन देन करने में काफ़ी आसानी होती है। मूल्य का मापक होता है, मूल्य को माप करने का काम करता है, मूल्य का संचय करता है, स्थगित भुगतान का मानक है ये, है ना। इस तरह से सजा के इसको थोड़ा लिख दीजिएगा तो मुद्रा का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट 36, समष्टि मांग को परिभाषित कीजिए। समष्टि मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड, और उसके घटक को लिखना है ना। तो एग्रीगेट यानी संपूर्ण मांग या समष्टि मांग उसी को बोलते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित आय स्तर पर वस्तु और सेवाओं की कुल मांग को कहा जाता है ना, या किसी निश्चित आय, है ना, अर्थव्यवस्था में एक निश्चित आय और वस्तु और सेवा की कुल मांग को हम लोग
संपूर्ण मांग या समग्र मांग या समष्टि मांग कहते हैं। इसका प्रमुख घटक है उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात। अभी कुछ देर पहले हम इसके बारे में चर्चा किए थे। तो इसको लिखकर, परिभाषा को लिखकर आप लोग एक यहाँ इसका सूत्र लिख दीजिएगा। जैसे इसका क्या होता है, सी होता है, आई होता है, प्लस जी होता है, प्लस एक्स माइनस एम होता है। इसका सूत्र यही है ना। सी का मतलब हो गया उपभोग, आई मतलब निवेश, जी मतलब सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम का मतलब हो गया शुद्ध निर्यात। तो इसको आपको सजा के लिख देना है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील कर के गुणों को बताइए, है ना। प्रगतिशील कर क्या होता है और उसका गुण को लिखना है एक दो, है ना। तो प्रगतिशील कर मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी आय के प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कर भी बढ़ते चला जाएगा। उसी को हम लोग प्रगतिशील कर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रगतिशील कर में आय की असमता को कम किया जाता है, यानी लोगों के बीच में जो असमानता है, गरीबी और अमीरी का जो फासला है, उसको कम करने के लिए टैक्स यानी कर लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, अमीर वर्ग के लोगों पर अधिक कर का भार होता है और गरीब वर्ग में नहीं के बराबर या कम होता है। इसी को बोलते हैं प्रगतिशील कर। नेक्स्ट है, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर। तो विदेशी विनिमय दर वह दर होता है जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा को बदला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा को जिस दर पर बदला जाता है उसी को बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम बता देते हैं, जैसे अभी आप लोग विदेशी विनिमय दर में देखते होंगे कि $1 का जो वैल्यू है, एक डॉलर का वैल्यू लगभग 100 रुपया या 84-85 रुपया के बराबर है। ठीक है। इस प्रकार से अगर एक पौंड की बात करें तो 90 से ऊपर है इसका रेट। ठीक है। इस तरह से अलग अलग करेंसी का अलग अलग रेट है ना। तो जैसे एक दिनार की बात करें तो 250 के बराबर है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी में, यानी खंड ग में। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है ये जो सेक्शन है, ये इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके पहले हम लोग 2 नंबर का पढ़े थे। और यहाँ देखते हैं हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की कीमत 8 रुपये प्रति इकाई हो तो उसकी मांग 500 इकाइयाँ है। जब कीमत घटकर 6 रुपया हो जाती है तो मांग 600 इकाई हो जाती है, यानी बढ़कर 600 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच की गणना करना है। तो यहाँ ख्याल रखना है कि क्या क्या कहा जा रहा है, उसको सबसे पहले ख्याल रखेंगे। तो इसको सॉल्यूशन के रूप में हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, यानी गिवन क्या क्या है। तो यहाँ गिवन है यहाँ सबसे पहले पी है 8 रुपये, फिर क्यू है 500 इकाई। अब डेल्टा पी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा पी हो गया, मूल्य घट गया है तो 8 में हम लोग घटा देंगे 6, तो हो गया 2। फिर डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग बड़ा में हमेशा घटाएंगे, तो 600 में 500 इकाई घट गया तो बच गया 100 इकाई।
तो ये हो गया डेल्टा क्यू। और हम लोग ये वाला फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला है इसके लिए, शॉर्ट फार्मूला चाहे जो भी फार्मूला है मैं लिख के बता देता हूँ। यानी ED इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू होता है। तो डेल्टा पी मेरा आ गया कितना, डेल्टा क्यू है हमारा 100, तो यहाँ लिखेंगे 100। डेल्टा पी हो गया 2, पी है 8, पी मेरा ये हो गया यहाँ 8, और क्यू हो गया हम लोग का 500, क्यू हो गया 500। तो इसको काट देंगे, तो ये हो गया 5 और इधर हो गया जो कि 8, ये हमारा बच गया 4/5, 4/5 हो गया। क्यू देख लेते हैं एक बार सब सही पुट किए हैं कि नहीं। डेल्टा पी हो गया 100, डेल्टा पी हो गया 2 और 8 हो गया हमारा, पी हो गया प्राइस, इनिशियल प्राइस, और 500 हो गया क्यू, तो 4/5 आ गया। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 4 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो पॉइंट लग जाएगा, 0 हो गया 8/40, यानी 0.8 आया। इसलिए ED जो होगा, ED इज लेस देन 1 होगा, मांग की लोग इकाई से कम होगा। तो देखिए यहाँ भी कैलकुलेशन किया हुआ है ना। ED इज लेस देन 1 यानी अलोचदार होगा, इनएलास्टिक होगा, यानी कम है, इकाई से कम हो गया, यानी लगभग बेलोचदार अलोचदार हो गया, है ना। तो इस तरह से आप लोग निकालेंगे। ये फार्मूला हम कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिकार को परिभाषित कीजिए तथा एकाधिकार की कोई 3 शर्तें बताइए। तो एकाधिकार को डिफाइन करना है, एकाधिकार किसको कहते हैं। तो नॉलेज के लिए बता देते हैं, एकाधिकार मतलब मोनोपोली। एकाधिकार नाम से भी लगता है एक का अधिकार, एक अधिकार, है ना। एक आदमी का जिस बाजार में अधिकार होता है उसको एकाधिकार बोलेंगे। मोनोपोली, मोनो मतलब एक होता है, पोली मतलब विक्रेता, है ना। तो एक विक्रेता और अनेक क्रेता होता है इसमें, ठीक है, इसी का अधिकार बोलते हैं। एकाधिकार वह बाजार का वह संरचना है जिसमें एक विक्रेता होता है और वस्तु की कोई निकट विकल्प नहीं होता है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, तथा विक्रेता को मूल्य निर्धारण का पूर्ण अधिकार होता है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, जब एक ही आदमी बेचने वाला होगा तो मन चाहा वो कीमत रख सकता है और बेच सकता है। इसलिए एकाधिकार से रिलेटेड जो भी वस्तु होता है उसका कीमत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन रियल मार्केट में ऐसा नहीं के बराबर मिलता है कि एक ही व्यक्ति कोई सामान को बेच रहा हो। तो इसका कुछ शर्तें हैं कि शर्त क्या है एकाधिकार बाजार के लिए, तो बाजार में एक ही विक्रेता होना चाहिए। जब भी कोई वस्तु का सेल लगे तो एक ही बेचने वाला होगा। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी उसके निकट में कोई विकल्प ना हो। तीसरा है मूल्य का पूरा नियंत्रण होता है, फुल कंट्रोल रहता है उसके पास, प्राइस कंट्रोल उसके पास रहता है। बैरियर टू द एंट्री, यानी बाहर से कोई भी फर्म दूसरा एंट्री
नहीं ले सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मांग के नियम को मांग वक्र की सहायता से बताइए। यहाँ वक्र नहीं है, अभी हम बताते हैं। तो मांग का नियम क्या है? मांग का नियम कहता है, क्या कहता है, मैं लिख के समझाता हूँ इसमें। मांग का नियम कहता है कि यहाँ लेते हैं हम लोग प्राइस यानी कीमत, और एक तरफ लेते हैं डिमांड, मांग। ठीक है। तो कहा जाता है कि हायर द प्राइस, यानी कीमत जब बढ़ जाएगा तो लोअर द डिमांड होता है। तो कीमत मांग घट जाता है। जब कीमत ऊंची हो तो मांग घट जाता है, और जब कीमत घट जाता है तो मांग बढ़ जाता है। ठीक है। तो यही मांग का नियम है। कम कीमत में अधिक मांग, अधिक कीमत में कम मांग, उसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज और समझा देते हैं कि डिमांड और प्राइस के बीच में, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा होता है। डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध है, इसीलिए उसको कहा गया है। तो मूल्य और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। मूल्य घटने पर उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीदते हैं और मूल्य बढ़ने पर कम। और यहाँ पर हम लोग एक रेखा चित्र बनाते हैं, यहाँ बना हुआ नहीं है तो इसको हम बना के दिखा देते हैं, क्योंकि बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट बना देते हैं। इसको आप लोग देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा खींचा रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। इधर हम लोग डिमांड ले लेते हैं, यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, मांग। और इधर कीमत यानी प्राइस ले लेते हैं। तो मांग की रेखा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ऐसा होता है। ठीक है। ये डिमांड लाइन है, ऊपर से नीचे की ओर झुकती है। जैसे मान लिया जाए, ये भी समझ में आ जाएगा, ऐसे हम लोग कुछ पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3 प्राइस। तो देखिए, अगर यदि प्राइस OP1 है, यहाँ से यहाँ है, तो इसकी मात्रा यानी कीमत बहुत कम है। तो ऐसा स्थिति में इसका मात्रा जो है OQ खरीदा जाएगा, Q3 तक आएगा, यहाँ तक खरीदा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो कीमत घट के यहाँ आ गया, नीचे आ गया, यहाँ से यहीं तक इतना ही सामान खरीदाएगा। फिर कीमत थोड़ा और बढ़ गया तो इतना ही वस्तु खरीदाएगा। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी मांग घट रही है। मांग की रेखा जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी नेगेटिव होता है। इसका ढाल जो होता है, स्लोप जो होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है। तो यही इसका ग्राफ है, और इसको आप लोग अच्छा से लिखिएगा। यहाँ कुछ रीजन दिया हुआ है। मांग की रेखा का ढलान नीचे की ओर झुकने का क्या क्या कारण है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसका एक पहला रीजन है, आय प्रभाव एक रीजन है, और प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो ये 3 कारण है,
मांग की रेखा का ऊपर से नीचे की ओर झुकने का। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक बैंक के 2 कार्य को लिखना है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है 42 नंबर, इसको 2 नंबर का क्वेश्चन में देना चाहिए, लेकिन 3 नंबर में दे दिया है क्योंकि 2 ही पॉइंट मांगा जा रहा है। तो व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक जो होता है उसका 2 कार्य लिखना है। तो सबसे पहले जानना है कि व्यावसायिक बैंक होता क्या है। तो वो व्यावसायिक बैंक यानी व्यापारिक बैंक, ऐसा बैंक जो लोगों से यानी जनता से पैसा जमा लेती है यानी स्वीकार करती है और जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करती है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक बैंक। यानी व्यावसायिक बैंक एक संस्था है, वित्तीय संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है और लाभ कमाने के उद्देश्य से ऋण भी प्रदान करती है। तो इसका 2 कार्य क्या है, तो जमा स्वीकार करना पहला, और दूसरा है ऋण देना, दूसरा कार्य है। तो ये 2 काम है इसका। नेक्स्ट, मुद्रा के कार्यों को व्याख्या कीजिए। मुद्रा का कार्य को बताना है। तो मुद्रा क्या होता है, तो मुद्रा वह वस्तु है जिसे विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी मुद्रा जो है विनिमय का सबसे सरल माध्यम होता है, सबसे सरल जिसको बोलते हैं। यानी मुद्रा के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। तो इसका कार्य के बारे में बोला गया है। तो पहला कार्य होता है इसका विनिमय का माध्यम, है ना। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, मुद्रा जो है लेन देन का सबसे सरल माध्यम है और मुद्रा के आविष्कार होने से वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई थी वो समाप्त हो गया। दूसरा इसका कार्य जो है मूल्य का मापक। मुद्रा के आविष्कार होने से क्या हो गया कि वस्तु के मूल्य को हम लोग आसानी से मापने लगे कि 5 रुपया में पेन, 10 रुपया में कॉपी, 7 रुपया में मैगी, इस तरह से मेजरमेंट करने लगे। तो उसी को बोलते हैं मूल्य का मापक। तीसरा कार्य इसका है मूल्य का संचय। मूल्य को संचय करके रख सकते हैं, यानी पैसा, रुपया पैसा को हम लोग जमा कर भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली था उस समय हम लोग धन को, संपत्ति को काफी लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, है ना, जो उस समय एक खामियां थी। मुद्रा के आने से ये एक मुनाफा हुआ। चौथा इसका कार्य है स्थगित भुगतान का मान। इसका कहने का क्या मतलब है कि मुद्रा का आविष्कार होने से लोग उधार का लेन देन करने लगे। यानी उधार का लेन देन कहने का मतलब है कि आज हम किसी से उधार ले लिए हैं तो 10 दिन, 1 महीना, 1 साल के बाद फिर उसको भुगतान कर देंगे, तो जो ऋणदाता होता है उसको नुकसान नहीं होता है। लेकिन यही प्रक्रिया जब वस्तु विनिमय प्रणाली था उस समय ऋणदाता को नुकसान होता था। कैसे नुकसान होता था, तो उस जमाना में वस्तु ही मेन होता था लेन देन। तो जैसे हम छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास गाय है, ए नाम का व्यक्ति के पास गाय है और बी नाम का व्यक्ति इसको ले लिया 5 वर्ष के लिए, और 5 वर्ष के बाद फिर इसको गाय लौटा देगा तो गाय पहले के जैसा होगी? नहीं होगी। तो जो ए दिया था उसको नुकसान होगा। लेकिन अभी मुद्रा आ जाने से कोई नुकसान नहीं है। जैसे मान लिया जाए गाय के जगह में 10,000 रुपया, यदि 10,000 रुपया ए से बी लिया था तो पुनः यदि 10,000 ही लौटा देता है तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वस्तु का लेन देन में नुकसान हुआ करता था। चलिए अगला पॉइंट इसी का है, कार्य जो है मूल्य हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आज हम लोग मुद्रा को एक स्थान से दूसरा स्थान आसानी से भेज सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन यही प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस समय मुद्रा का हस्तांतरण नहीं होता था, नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय वस्तु हुआ करती थी ना।
तो करना काफ़ी कठिनाई थी उस समय। तो ये 5 कार्य हैं मुद्रा के मुख्य, इसको रिवीजन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भुगतान संतुलन क्या होता है और व्यापार संतुलन क्या होता है, तो इसका पूरा मैं अच्छा से एक बना के दिया हूँ, इसको अच्छा से आप लोग पढ़िएगा। भुगतान संतुलन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, तो दृश्य वस्तु विजिबल गुड्स का आयात निर्यात किया जाता है, का अंतर होता है, मतलब आयात निर्यात किया जाता है उसी का अंतर होता है। जबकि भुगतान संतुलन में क्या होता है, देश और विदेश के बीच में आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा होता है। ये यहाँ है व्यापार संतुलन और ये है भुगतान संतुलन, ख्याल रखना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भुगतान संतुलन में दो देशों के बीच में जो भी लेन देन होता है उसका लेखा जोखा को बोलते हैं, और व्यापार संतुलन में वस्तु का आयात निर्यात का अंतर होता है। दूसरा पॉइंट है, व्यापार संतुलन का क्षेत्र काफी सीमित होता है, यानी इसका कॉन्सेप्ट जो होता है नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि इसका वेरी वाइड है, व्यापक है इसका। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है, व्यापार संतुलन में सिर्फ दृश्य वस्तु का लेन देन होता है, यानी विजिबल गुड्स का आयात निर्यात होता है, जबकि इसमें दोनों का होता है, विजिबल और इनविजिबल दोनों का होता है, यानी गुड्स, सर्विस, इनकम को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ गुड्स को। इसका नेचर क्या है भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन का, तो भुगतान संतुलन का एक भाग होता है, जबकि इसमें व्यापार संतुलन को शामिल किया जाता है, इसमें किया जाता है, भुगतान संतुलन का नहीं होता है। इसका उद्देश्य है व्यापारिक स्थिति बताना, इससे व्यापारिक स्थिति अभी कैसा है, सिचुएशन कैसा है वो बताएगा, जबकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को बताया जाता है कि पूरा अभी इंटरनेशनल में क्या स्थिति है देश विदेश में। इसमें जो है घाटा या लाभ हो सकता है ना, सरप्लस हो सकता है, जबकि इसमें सदैव संतुलित होता है, दोनों तरफ बैलेंस होता है इसमें, है ना, बैलेंस होता है उसमें हमेशा। इसलिए ये अंतर को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। एक और यहाँ कैलकुलेशन है, यहाँ दिया हुआ है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत ज्ञात करें, यानी गणना करें। यहाँ आउटपुट दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसमें टीएफसी और टीवीसी निकालना है। तो इसका हम चार्ट बना दिए हैं, ये आउटपुट हो गया, ये टोटल कॉस्ट हो गया, टीएफसी हो गया, टीवीसी हो गया। तो ख्याल रखना है कि टीसी बराबर जो होता है, टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, दोनों का जोड़ होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, अगर यहाँ ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो इतना आएगा। तो टीएफसी हमेशा फिक्स्ड होता है, स्थिर होता है, इसलिए 50-50 है, इसमें वेरिएबल होता है, वेरी करता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लगभग यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। तो चलिए पहले जानते हैं, पहले अर्थ जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर कर का भार सरकार लगाती है, प्रत्यक्ष रूप से वही व्यक्ति कर का भार यदि उठाता है, यानी भुगतान करता है, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर। दूसरी तरफ है, अगर यदि अप्रत्यक्ष कर की बात करें, तो जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वो व्यक्ति उस कर का भुगतान न कर दूसरे व्यक्तियों या व्यक्ति पर हस्तांतरित कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर।
दूसरा पॉइंट है इनडायरेक्ट टैक्स में कि कर का भार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, जबकि इसमें हम लोग कर का भार हस्तांतरित कर सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ नॉलेज के लिए बता देते हैं कि ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स जो होता है इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये वस्तु पर लगाया जाता है, वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर। जीएसटी आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। और ये जो होता है, इसलिए अगर यदि हम किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करें तो हम इससे बच सकते हैं, लेकिन इससे बच नहीं सकते हैं, इसको हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। जैसे क्यों नहीं कर सकते हैं, मान लिया जाए सरकार ए नाम का व्यक्ति पर 10% या 20% टैक्स लगा दिया, तो यही कर का भुगतान करेगा, बी नाम का व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए इसको हस्तांतरित हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो इसमें है निर्माता कंपनी है। अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए मैगी पर सरकार 10% टैक्स लगा दिया, तो मैगी कंपनी वाला 10% अपना पॉकेट से नहीं देगा, ये इसका रेट बढ़ा देगा मैगी का, और उसका भुगतान किससे वसूल लेगा, तो आम जनता से। इसलिए वो हस्तांतरित कर देता है। अब टैक्स का नेचर देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, तो ये प्रगतिशील होता है, ये प्रतिगामी होता है ना। पर प्रगतिशील कहने का अर्थ है कि इनकम के साथ साथ ये बढ़ते जाता है, और ये होता है कि थोड़ा देर के बाद फिर स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है कर का निर्धारण के तो आय या संपत्ति पर लगाया जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स जो होता है इनकम के आधार पर, इसलिए इनको इनकम टैक्स का ये उदाहरण है संपत्ति कर, है ना। इसके अंतर्गत जीएसटी हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये सब होता है। और ये निश्चित कर है, ये कम निश्चित है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से इससे कम 3-4 पॉइंट आप लोग को ले लेना है, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी में। यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। लॉन्ग टाइप का आंसर देना है, यहाँ पर लंबा देना है। यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पूछता है ना। और सबसे पहला क्वेश्चन है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को समझाइए, साथ ही इसकी शर्तों को भी समझाइए। घटती सीमांत डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझाना है, ठीक है। तो घटती सीमांत उपयोगिता क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उसकी सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे हम यहाँ छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए एक प्लेट है, यहाँ कुछ स्वीट्स यानी मीठा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है मीठा। तो जैसे ही हम मीठा को खाना चालू करते हैं, पहला खाएं, दूसरा खाएं, तीसरा खाएं, चौथा खाएं, पांचवा खाएं, उसके बाद लगे अब नहीं खाएंगे। यानी जैसे ही पहला खाते हैं तो ज़्यादा चॉइस से खाते हैं, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा और कम, चौथा और कम और कम। इसी तरह से धीरे धीरे घटती चल जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या घटती सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति एक एक सेव खाता है तो पहला सेव को अधिक संतोष देता है, दूसरा को उससे कम, आगे चलकर और कम, फिर नकारात्मक शून्य भी हो जाता है ना। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक ग्राफ भी दे सकते हैं, है ना, और एक टेबल भी ले सकते हैं, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जैसे मान लीजिए टेबल के रूप में देखें तो हम जैसे यहाँ देते हैं रोटी है, रोटी की इकाई है,
इस तरह से मान लेते हैं रोटी की इकाई, और यहाँ ले लेते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, चाहे एमयू बोलते हैं जिसको, उपयोगिता। ठीक है। अब रोटी का इकाई कहने का मतलब है कि यहाँ पहला रोटी है, मान लेता है इसे 25 यूटिलिटी उपयोगिता प्राप्त हुआ, दूसरा से 20 मिला, तीसरा से 15 मिला, चौथी रोटी से 10 मिला, पांचवी रोटी में 5 मिला, छठी रोटी में 0 मिला, सातवीं रोटी में -5 मिला, आठवीं रोटी में -8 मिला। इस तरह से देखेंगे कि हम धीरे धीरे इसकी उपयोगिता घटती चलती जाती है ना। और इसी को आप लोग एक ग्राफ में दर्शा दीजिएगा, इसी को जो ये नंबर दिए हैं उसको। तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो हम इसी में समझा देते हैं। जैसे मान लिया जाए नेगेटिव में गया है तो इस तरह से बनेगा। मान लेते हैं रोटी का इकाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ किनारे। फिर इधर हम मान लेते हैं उपयोगिता है, तो उपयोगिता यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से ले सकते हैं। -5, -10, ठीक है। इस तरह से यहाँ 10 होता है, 10 होता है माइनस में। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ भाई पहला रोटी में कितना है तो 25, तो यहाँ से यहाँ इसका पॉइंट करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो इसको जैसे ड्रॉ कीजिएगा, प्लॉट कीजिएगा तो इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे तक आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसका ग्राफ भी दिखा सकते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, यहाँ कुछ कंडीशन है यानी एज्यूम्शन, जिसको नियम की शर्त या मान्यताएं बोलते हैं। तो क्या मान्यताएं हैं? तो वस्तु की सभी इकाई समान होना चाहिए, पहला जो है इसका होमोजेनियस गुड्स होना चाहिए, यानी सभी वस्तुएं एक ही आकार का होना चाहिए। कहने का यहाँ क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है कि मान लिया जाए मीठा खाने का प्रतियोगिता है, तो मीठा का एक स्टैंडर्ड शेप होना चाहिए, ठीक है। शेप होना चाहिए कहने मतलब इस साइज का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बूंदिया जैसा बना दिए मीठा, तो उसमें सही नहीं होगा उसका। इसलिए समान इकाई एक साइज शेप का होना चाहिए, तभी इसको अच्छा से किया जा सकता है। या और भी इसको समझ सकते हैं, एक समान क्यों बोला गया है यहाँ, समान एक ही समान का होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए पानी पीने का प्रतियोगिता है, तो गिलास में पानी पिलाना चाहिए, अगर यदि हम चम्मच से पिलाने लगे तो और प्यास बढ़ जाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट है लगातार उपभोग होना चाहिए, मतलब है कि जब प्रक्रिया चालू होता है तो कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मीठा खाने का ही प्रतियोगिता है, तो भाई कंटिन्यू होना है, लगातार खाना है। ऐसा नहीं कि 10 गो मीठा खा लिए उसके बाद बोलेंगे हम मिक्सचर खाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू खाते जाना है, तभी यह नियम लागू होगा। उपभोक्ता तर्कसंगत हो यानी रेशनल होना चाहिए, उसका विवेकपूर्ण होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। रुचि और आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम बोलें कि मीठा खाने के बाद तीता खाने खोजेगा, तो नहीं, वैसा नहीं करना है, नहीं तो फिर यह नियम लागू नहीं होगा। उपयोगिता मापनीय होती है, माप सकते हैं, मेजरेबल है। सभी वस्तुएं नॉर्मल होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। तो इसकी शर्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता, है ना।
पूरी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के बारे में बताएं। कोई फर्म संतुलन की स्थिति में कब होती है, यानी परफेक्ट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता को बताना है और वो संतुलन की स्थिति में कब होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहने का मतलब है कि वह बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है और सभी वस्तुएं एक समान रूप वाली वस्तुएं बेची जाती है और खरीदी जाती है, और इसका मूल्य का जो निर्धारण होता है मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। बाजार में मांग पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। कोई भी क्रेता या विक्रेता बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है, अपने बलबूते नहीं कर सकता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसके कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता है कि इसमें भारी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, है ना, जिसके चलते कोई भी एक क्रेता या विक्रेता मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरी है समरूप वस्तुएं, यानी जितने भी वस्तु होगी एक ही टाइप का सब होगा, एक जैसा होगा, गुण वाला, रूप वाला, साइज वाला, शेप वाला, एक टाइप का बिक्री होगा तभी होगा। हालांकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा मार्केट नहीं मिलता है, लेकिन ये बाजार का एक प्रकार है। दूसरा है कि इसमें कोई भी कंपनी का आना और जाना फ्री एंट्री और एग्जिट है। जब तक उसको प्रॉफिट हो रहा है तब तक रहेगा, लॉस होने लगा छोड़ के चला जाएगा। यानी इसमें प्रवेश और बहिर्गमन के लिए कोई स्वतंत्रता है, यानी यहाँ कोई भी आ जा सकता है, कोई भी कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण जानकारी, यानी क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, पूरी जानकारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता, यानी जो भी उत्पादन कार्य में कारक हैं, यानी फैक्टर्स हैं, उसका गतिशीलता पूर्ण रूप से है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट, यानी बिक्री लागत का अभाव यहाँ पाया जाता है, यानी विज्ञापन विक्रय व्यय की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वस्तुएं एक समान होती है, इसीलिए। नेक्स्ट पड़ाव में हम लोग आते हैं कि आखिर संतुलन का स्थिति में कब आता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार में संतुलन उस स्थिति में होता है जब एमआर और एमसी इक्वल हो जाए, है ना। फर्म तब संतुलन में होता है जब वह अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि कमाती हो, यानी जो भी फर्म है सबसे अधिक लाभ कमा रहा है तो हानि कम होगा। अपने उत्पादन स्तर में परिवर्तन करने की कोई प्रवृत्ति नहीं रखता है। भाई लाभ हो रहा है तो हम काहे उसको बदलेंगे, काहे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। तो ऐसा स्थिति में वो लाभ का स्थिति में होता है। तो इसका कुछ कंडीशन है कि एमआर बराबर एमसी होना चाहिए, यानी फर्म उस बिंदु पर होता है जब सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होती है। सीमांत लागत बढ़ती हुई हो, सीमांत लागत बढ़ते हुए चला जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। और एआर बराबर एमआर होता है ना। ये कुछ कंडीशन था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि मांग के नियम की मान्यताएं लिखें। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न दिया गया है, जो भी सेट किया होगा मॉडल को, ये प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए। खैर अब यहाँ दे दिया गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मांग के नियम की मान्यताएं में सिर्फ मान्यता बोल देंगे खत्म हो जाएगा, तो लंबा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो जो सेटर है, जो सेट किया है गया है, जिसके द्वारा भी किया गया होगा, लेकिन ये प्रश्न 3 नंबर के लिए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉन्ग कैसे इसको बनाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मांग का नियम क्या है, तभी ना बढ़ा सकते हैं। फिर उसकी मान्यता के बारे में जानते हैं। तो मांग का नियम क्या कहता है कि अगर अन्य बातें सामान्य रहे और किसी वस्तु की कीमत
अगर बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, और मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, वही होता है मांग का नियम। आगे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मान्यताएं क्या है, एजम्पशंस क्या है इसका, तो उपभोक्ता की आय स्थिर होना चाहिए, यानी जो भी मांग का नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा है कि उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर हो। संबंधित वस्तु का मतलब क्या हो गया, संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक प्रतिस्थापक वस्तु होता है, एक पूरक वस्तु होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या में परिवर्तन न हो, तो ऐसा संभव है नहीं है, तो ये शर्त है। और पांचवा है कि भविष्य में मूल्य में परिवर्तन की कोई आशा ना हो, चाहे अपेक्षा ना हो, तभी ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट है आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी उपभोक्ता की आय में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आय में बदलाव नहीं होना चाहिए तो पढ़ लिए, वितरण में परिवर्तन नहीं हो। नेक्स्ट है सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं पर यह नियम लागू होता है, लेकिन यह केवल जो भी सामान्य वस्तु है, नॉर्मल गुड्स, यह नियम केवल सामान्य वस्तु पर लागू होता है। सरकारी नीति में परिवर्तन ना हो, यानी कर, अनुदान आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये मांग का नियम लागू होगा। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन था इसको हम लोग लॉन्ग बना दिए, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, केंद्रीय बैंक के कार्य और उसको परिभाषित करना है। सेंट्रल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो केंद्रीय बैंक क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक जो है देश का सबसे सर्वोच्च बैंक होता है, मौद्रिक संस्था है, सरकार का बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रण और नियमन करता है ना, उसी को हम लोग केंद्रीय बैंक बोलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, यहाँ लिखे हुए हैं। केंद्रीय बैंक किसी देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है, जो देश की मौद्रिक व्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रण, विनियमन, पर्यवेक्षण करती है, मतलब कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, जांच करती है, देखरेख करती है, रेगुलेट करती है ना, और मुद्रा जारी करती है, मौद्रिक नीति लागू करवाती है देश में बैंकों को, है ना, तो वो होता है केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन हो गया, आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुआ था, याद रखिएगा। इसके क्या क्या कार्य है, तो पहला काम है मुद्रा जारी करना, यानी मुद्रा छपाई करती है, सबसे पहला काम है। केंद्रीय बैंक को मुद्रा जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है, यानी यही केवल कर सकता है, दूसरा बैंक नहीं करता है। क्यों करता है यही, तो यदि एक ही बैंक मुद्रा जारी करेगा तो उसमें एकरूपता है, यानी यूनिफॉर्मिटी होगा, इसीलिए एक ही बैंक को छपाई किया जाता है, छापने का अधिकार है, और लोगों को विश्वास भी है। बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करती है केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, यानी केंद्रीय बैंक जितने भी वाणिज्य बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, उसका बैंक के जैसा काम करता है। आवश्यकता पड़ने पर इन बैंकों को ऋण भी देती है। नेक्स्ट है नगद भंडारण संरक्षण। कहने का मतलब है कि वाणिज्य बैंक के द्वारा जो भी नगद पैसा लिया जाता है लोगों से, उसका एक भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है, वहां रखना अनिवार्य होता है। चौथा कार्य है सरकार का बैंक है, और सरकार के सलाहकार, अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में, एडवाइजर के रूप में भी काम करती है केंद्रीय बैंक, सरकार को सलाह देने का भी काम करती है। पांचवा है ऋण नियंत्रण का कार्य करती है, यानी व्यावसायिक बैंक जो है ऋण
जो है साख सृजन करती है और ये नियंत्रण करने का काम करती है, यानी क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करती है केंद्रीय बैंक। इसके लिए कुछ उपकरण है केंद्रीय बैंक का, उसका लागू करके नियंत्रण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार को रखने का भी काम करती है, भंडारण करने का काम करती है। सातवां है समाशोधन गृह का कार्य करती है, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक का जो लेन देन होता है उसको आसानी से लेन देन को निपटाने का काम करती है केंद्रीय बैंक। तो ये सारे कार्य था उसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी। जीडीपी से आप कैसे राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं उसको समझाइए। तो सबसे पहले जीडीपी को जानना पड़ेगा और राष्ट्रीय आय को जानना पड़ेगा कि क्या है। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, यानी कोई भी देश हो सकता है, जैसे इंडिया है तो उसके चारों तरफ जो भी चौहद्दी है उसके अंदर बाउंड्री लाइन में के अंदर जितने भी लोग हैं, एक वर्ष में जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाएगा उसका कुल मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझिए। किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर वहां के सामान्य निवासियों के द्वारा, ये वर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सामान्य निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष या चाहे एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य को, के कुल मूल्य को जीडीपी बोलते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। फिर राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ है यानी आशय है एक वर्ष में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित की गई कुल आय, यानी देश के सभी निवासियों के द्वारा जो भी अर्जित किया जाएगा आय, उसका जोड़ को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कहने का ठेठ भाषा में आप लोग समझ सकते हैं कि किसी देश को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय के कुल योग को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ निकालने का काम करते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी निकालेंगे। जीडीपी कैसे निकलेगा, तो जीडीपी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इसके टर्म्स हैं सबको पहले जोड़ेंगे, है ना। इसमें एनएफआईए को भी जोड़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को भी जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग जीएनपी बोलते हैं। तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। तो वस्तु और सेवा के शामिल करते हैं, उसमें एनएफआईए जोड़ दिए तो हो गया यहाँ जीएनपी पहला में। अब जीएनपी में हम लोग अगर यदि माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को तो एनएनपी बन जाएगा। जो यहाँ जीएनपी मिला था उसमें हम लोग मूल्यह्रास, यानी जो भी पूंजी का ह्रास होता है, टूट-फूट होता है, घिसता है, क्षति होता है, नुकसान होता है, उसको माइनस कर देते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बचेगा एनएनपी, एनएनपी होगा। अब एनएनपी में हम लोग फिर यदि एनआईटी को माइनस कर दें, एनआईटी कहने का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को यदि माइनस कर देते हैं, यानी एनएनपी में माइनस कर देंगे, तो बचेगा नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। और कंप्लीट इसका अगर यदि हम लोग फार्मूला देखें तो इस प्रकार से होगा, जीडीपी में एनएफआईए जोड़ें, फिर डेप्रिसिएशन माइनस किए और एनआईटी माइनस कर दिए, तो ये बन गया राष्ट्रीय आय। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अगर हिंदी में देखें तो जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, मूल्यह्रास, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये माइनस हो जाएगा तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो जीडीपी के द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं।
अगर शॉर्ट समरी देखें तो अगर यदि राष्ट्रीय आय का शॉर्ट समरी हम यहाँ बता दें आप लोगों को, तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को जीडीपी है ना। तो जीडीपी में अगर यदि हम प्लस कर देते हैं क्या, NFIA तो बन जाता है जीएनपी बन गया। और जीएनपी में यदि हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे मूल्यह्रास को, तो बन जाता है एनएनपी। ये एनएनपी हो गया। और एनएनपी में यदि हम माइनस कर दिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो बन जाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। टोटल 52 क्वेश्चन होता है, हालांकि जवाब इतना नहीं देना है, 46 जवाब देना है। तो कैसे है हम लास्ट में बता देंगे कितना कितना देना है। सो 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन के असंतुलन को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भुगतान संतुलन क्या होता है, उसके बाद उसको करेंगे। तो भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक वर्ष में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। यहाँ समझिए बात क्या बोला गया है। यहाँ इंडिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी शेष विश्व का मतलब है कि इंडिया को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं, एंड इंडिया जितने देशों से व्यापार करता है, लेन देन करता है, दूसरे देशों के साथ लेन देन कर रहा है, और उसका सारे चीज़ों का लेन देन जो भी हो रहा है, उसका जो भी लेखा जोखा करता है, कहीं पर लिखता है, उसी लेन देन को हम लोग बोलते हैं भुगतान संतुलन। और ख्याल रखना है कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, हमेशा। क्यों होता है, तो मान लिया जाए हम कहीं से कुछ मंगाए हैं, तो कुछ दिए भी हैं, कुछ भुगतान भी किए हैं, इसलिए दोनों, अगर यदि मान लीजिए हम 500 करोड़ का मंगाए हैं तो 500 करोड़ पेमेंट भी तो किए होंगे। अगर यदि हम 500 करोड़ की जगह में 200 करोड़ कर देंगे तो फिर माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए ये हमेशा बैलेंस होता है। जब भुगतान संतुलन की कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान समान नहीं होता है तो उसको असंतुलन कहा जाता है। देखिए यहाँ ये वर्ड दिया हुआ है कि भुगतान संतुलन में जितना हम पेमेंट किए और जितना हम प्राप्त किए हैं वो अगर असमान है, जितना भुगतान किए हैं और जितना प्राप्त किए हैं, तो उसको असंतुलन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए इंडिया विदेशों से 50,000 करोड़ का सामान मंगाया, जबकि निर्यात किया 500 करोड़ का, तो काफ़ी ज़्यादा असंतुलन हो गया। उसी को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वही संतुलन को, असंतुलन को ठीक करने का उपाय यहाँ दिया गया है। तो क्या उपाय हो सकता है, तो निर्यात को प्रोत्साहन किया जाए, निर्यात को बढ़ाया जाए। निर्यात को बढ़ाएंगे तो विदेशी मुद्रा आएगा, तो भुगतान संतुलन सुधरेगा। दूसरा पॉइंट है आयात नियंत्रण किया जाए, आयात बाहर से कम किया जाए। अगर यदि हम आयात में नियंत्रण लगा दें तो विदेशी मुद्रा यहाँ से कम जाएगा, विदेश दूसरा देश, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार बना रहेगा। तीसरा है विनिमय दर में समायोजन।
इसमें क्या होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यात को बढ़ावा, आयात को प्रोत्साहन किया जाता है कि भाई चलो हम कम से कम आयात करें, निर्यात ज़्यादा करें, है ना, उसको हम लोग समायोजन कर दें, एडजस्ट कर लें, है ना, किसी चीज़ में, तो उसको बोलते हैं विनिमय दर में समायोजन। अब जैसे अभी देखिए हर जगह पहले से होता था डॉलर में भुगतान होता था, अब सरकार प्रयास कर रही है कि वह रुपया में भी पेमेंट हो, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। मौद्रिक नीति का उपाय किया जाए। मौद्रिक नीति एक उपाय है। मौद्रिक नीति के माध्यम से आयात निर्यात और महंगाई को नियंत्रण किया जाता है, ये एक उपाय है। दूसरा है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय कहने का मतलब क्या है? फिजिकल मेजर्स। सरकारी व्यय को कम किया जाए, कर को बढ़ाया जाए, कर बढ़ाकर आयात की मांग को कम की जा सकती है, तो ये उपाय है। पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहन देना। विदेशी पूंजी के प्रवाह, भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा किया जा सकता है ना। यानी विदेशी पूंजी ज़्यादा यहाँ आता है तो जो भी घाटा है उसको सुधारा जा सकता है, यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आयात प्रतिस्थापन हो, देश में उत्पादन को बढ़ाया जाए, निर्भरता कम किया जाए, ये उपाय है। पर्यटन एवं सेवाओं को बढ़ाया जाए। अगर पर्यटन स्थल को ठीक ठाक किया जाए तो विदेशों से लोग आएंगे यहाँ, तो विदेशी मुद्रा का भंडार यहाँ बढ़ेगा। 9th नंबर है विदेशी मुद्रा का भंडार का उपयोग, है ना। तो घाटा को पूरा करने के लिए जो भी विदेशी मुद्रा का भंडार है उसका उपयोग किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, IMF वगैरह जो है, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है, उसका भुगतान संतुलन को सुधारा जाए। तो ये सारे है भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करने के उपाय है। तो ये जो एक पहला सेट जो था, इसका सारा मैंने ऑब्जेक्टिव से लेके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से लेके शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन, सारे को मैंने बारी बारी से आप लोगों को समझाया है। और एग्जाम पर्पस से ये काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, इसको आप लोग बार बार देखें और कंटिन्यू बने रहें मेरे वीडियो में। अगला बहुत जल्द दूसरा सेट भी मैं और अच्छा से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और वीडियो में आप बने रहें, वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो अगला वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए और एग्ज़ाम आप अच्छा ढंग से लिखें। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।